सुबह नए हफ्ते की शुरुआत और बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला ये हफ्ता। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, कई सारे रीजन जिसके चलते कह रहा हूं इस हफ्ते की इंपॉर्टेंस बहुत होगी। सबसे इंपॉर्टेंट इस हफ्ते 1 जुलाई यानी कि वेडनेसडे का दिन होगा जब अनलॉक 2.0 की शुरुआत होगी, या कई लोग इसे अनलॉक 1.0 का फेज 2 कह रहे हैं, जो भी कहिए। और ढील देने की तैयारी हो रही है अर्थव्यवस्था को वेडनेसडे ऑनवर्ड्स। और इस बीच हम सबको इंतजार होगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से वो डिटेल्ड गाइडलाइंस, अनलॉक 2.0 में कितनी रियायतें, कितना रिलीफ दिया जाएगा। इसके अलावा मॉनसून की चाल पे नजर होगी, कोरोना वायरस को लेकर अपडेट सबके रडार पे होंगे, और एलएसी को लेकर डेवलपमेंट्स पर भी हम सब अपनी नजर बना के रखेंगे। इस बीच शुक्रवार को आपको याद होगा फ्राइडे का जो ट्रेडिंग सेशन था, दिन के लोज से भारतीय बाजारों में अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी और ऑलमोस्ट 1% के उछाल के साथ सेंसेक्स और निफ्टी में कामकाज की समाप्ति हुई। लेकिन इस हफ्ते की शुरुआत के लिए जो संकेत आ रहे हैं, फ्राइडे का यूएस का सेशन आप लोगों की स्क्रीन पर, और फ्राइडे को यूएस में तगड़ा प्रेशर था। 2.5 से 3% की कमजोरी, डाउ जोन्स 700 पॉइंट करेक्ट होता हुआ नजर आया था। तो तब और अब जरा स्क्रीन पर लेकर आए, तब समझ में आएगा संकेत दरअसल हैं कैसे। जब फ्राइडे को 3:30 बजे हम नियर डेज हाई जाके बंद हो रहे थे, तब उस समय डाउ फ्यूचर सिर्फ 70 अंक नीचे खुलने के संकेत दे रहे थे। पर दरअसल फ्राइडे को डाउ में 730 अंकों का दबाव देखने को मिला, प्रेशर माउंट हुआ। और ये जो कोविड का इंपैक्ट है, कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस हैं, उससे का खामियाजा था वहां के इक्विटी मार्केट्स में। क्या नीरज जी से आगे उस डिटेल में चर्चा करूंगा, क्योंकि कोविड को लेकर कंसर्न्स है। सोने में और उछाल देखने को मिल रहा है, 1785 के लेवल्स ऑलमोस्ट वापस $1800 प्रति आउंस के आसपास सोना आपको कामकाज करता हुआ इस समय नजर आएगा। तो ये वो सेट ऑफ ग्लोबल क्यूज। अच्छा, इस बीच ये बता दूं, डाउ फ्यूचर्स जो है आज सुबह एकदम फ्लैट है, तो ऐसा नहीं है कि फ्राइडे के तगड़े सेल ऑफ के बहुत कोई मीनिंगफुल रिकवरी अब तक नजर आ रही है, लेकिन अभी तो समय देखते हैं कैसा पैन आउट होता है। एक बार एशिया स्क्रीन पे दिखा दीजिएगा, फ्लैट से नेगेटिव टेरिटरी में लार्जली सारा एशिया कामकाज करता हुआ, और एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि 0.5% की कमजोरी। पर एक बात ध्यान रखिएगा, कुछ देर पहले यह प्रेशर तगड़ा था, 1% के आसपास का दबाव था जब सुबह सुबह मैं ऑफिस आया था। तब से लेकर अब शो करने के बीच में ही आधी रिकवरी आ चुकी है एसजीएक्स निफ्टी में, अब महज 0.5% की कमजोरी के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस। ऐसे में ग्लोबली इस तरह का मूड क्यों बिगड़ा, या फिर फ्राइडे को यूएस मार्केट्स में इस तरह का दबाव क्यों देखने को मिला, नीरज जी से समझूंगा। वीरू फिर बताएंगे आज के लिए हम लोग की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। क्या समय आ गया है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, कि मैं बियरिश रहूं, मैं कॉशियस रहूं, या मैं बुलिश ही रहूं इस बाजार में। तो इस क्या डेटा पॉइंट सजेस्ट कर रहे हैं हम, और आपकी स्ट्रैटेजी क्या हो। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स आए हैं ओवर दिस वीकेंड। आईटीसी, एनटीपीसी, ग्लेनमार्क फार्मा, कोल इंडिया, लिस्ट लंबी है, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स, इस पे बाजार को रिएक्ट करना है। तो वरुण के पास जाऊंगा, समझूंगा ये नंबर्स हैं कैसे, किस तरह का स्ट्रीट एक्सपेक्ट करे इन नंबर्स पे रिएक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन शुरुआत नीरज जी के साथ। नीरज जी, थोड़ा सा मूड गड़बड़ाता हुआ, वीकेंड क्यों पूरा वीकेंड गड़बड़ा गया, क्योंकि वो यूएस में इस तरह का मैसिव सेल ऑफ आया था फ्राइडे को। क्या कारण है इस तरह के प्रेशर का? देखिए, सबसे बड़ा कारण जो आशीष है वो कोविड है। और पिछले शुक्रवार के लास्ट वीक पूरा देखिए, अब हर महीने हर दिन बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे थे, और अब वो संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। और बहुत सारे देश और बहुत सारे स्टेट जो यूएस के हैं, वो अपने जो रीओपनिंग है उसको थोड़ा स्लो कर रहे हैं, या कई सारे और रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। यूके और यूएस की जो तमाम हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि जितनी तेज़ी से रीओपनिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ेंगे और फिर मुश्किल हो जाएगी। तो ये एक बड़ा कारण था जो मार्केट में सेल ऑफ आपको देखने को मिली। 700 पॉइंट डाउ जोन्स गिरा है, और आज भी थोड़ा नीचे ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, 70-80 पॉइंट जब मैं सुबह देख रहा था। तो मेन रीज़न ये है कि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। ग्लोबली आप देखिए 1 करोड़ से ज़्यादा केस हो चुके हैं, भारत में इवन 5.5 लाख केस हो चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता का कारण बनता हुआ दिख रहा है, और इससे निपटने का भी कोई कारगर उपाय है नहीं। और ये क्रॉस द ग्लोब है, आप यूके देखिए, यूएस देखिए, जापान देखिए, ऑस्ट्रेलिया देखिए, सब जगह इस तरह की स्थिति बन रही है, और इसीलिए थोड़ा सा डर बना हुआ है। इसके अलावा एक और रीज़न है आशीष, वो ये है कि अगला हफ्ता, जैसा आप कह रहे थे, ग्लोबल मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक तो ये कोविड वाला पूरा है, किस तरीके से ओपन करेंगे, उसके बाद ये मंथ और क्वार्टर दोनों ख़त्म हो रहे हैं, तो बहुत जगहों पे
आप देखेंगे जो फंड्स हैं वो रिबैलेंसिंग करते हुए आपको दिखेंगे ग्लोबली, खासतौर पे यूएस के मार्केट में, तो वो एक होगा। दूसरा जो स्टिमुलस की बातचीत चल रही थी उसमें शायद दिक्कतें आएंगी क्योंकि कांग्रेस उससे एग्री नहीं कर रही है, तो वो भी एक अड़चन सामने खड़ी होगी मार्केट के लिहाज से। और जो बिडेन थोड़ा थोड़ा लीड करते हुए दिख रहे हैं ट्रंप के ऊपर। तो ये 3-4 फैक्टर हैं जो अमेरिकी बाज़ारों को खास तौर पे इम्पैक्ट करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम भी ट्रेड करते हुए दिखेंगे। तो ग्लोबल मार्केट के लिए अगला हफ्ता बहुत चैलेंजिंग है। और 1 तारीख को ही आप देखेंगे कि मंथ एंड वाले जो नंबर हैं जॉब डेटा के, वो भी सामने आएंगे। तो ये 3-4 इवेंट हैं जो मार्केट को दिक्कत में रखेंगे, लेकिन सबसे बड़ी चिंता कोरोना की है। ये अगला हफ्ता मतलब ये जो अब हफ्ता शुरू हुआ है ना, ये जो कंटिन्यू हफ्ता है। हाँ ठीक बात। बिल्कुल। तो बड़े इवेंट्स और सबसे इंपॉर्टेंट, अब हम ट्रांजिशन करने जा रहे हैं। छमाई खत्म होगी इस कैलेंडर ईयर की, अगली छमाई की शुरुआत होगी और कई सारी ग्लोबल रिपोर्ट थोड़ा सा डराने वाली थी इस मामले को लेकर कि काफी हद तक पैसा इक्विटीज से शायद अब ये 6 मंथ्स की इवैल्यूएशन जब करेंगे फंड्स तो इक्विटीज से शायद बाकी चैनल्स में पैसा जाता हुआ नजर आए, इस तरह का डर भी है। तो खैर उस ट्रांजिशन को बहुत क्लोजली हम लोग मॉनिटर करेंगे। लेकिन हाँ, फ्राइडे को यूएस में 45,000 से ज्यादा एक दिन में फ्रेश केसेस निकल कर आए थे वायरस के। और फ्राइडे का दिन था जब टेक्सास, फ्लोरिडा जैसे स्टेट्स ने अपने कुछ बिजनेसेस को रीक्लोज करना, यानी कि फिर से बंद करना शुरू करा था। एरिजोना ने जो अपने प्लान्स थे ओपनिंग के, सब पॉज कर दिए थे। ये सब खबरें थी जिससे इस तरह का फ्राइडे को हमने देखा था मार्केट्स में यूएस में प्रेशर आता हुआ नजर आया था। अच्छा, वैसे कोरोना वायरस के दुनिया भर में केसेस अब टॉप कर गए 10 मिलियन। 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ से ज्यादा केसेस हो चुके हैं, जिसमें 2.5 मिलियन, हाफ अ मिलियन डेथ्स हो गई, 2.5 लाख डेथ्स हो गई हैं, और जिसमें से 25% यूएस से हैं। तो दुनिया की सबसे पावरफुल अर्थव्यवस्था इस तरह से क्रिपल हो गई कोरोना वायरस के सामने। थोड़ा सा मूड सेंटिमेंट वैसे ही वो थोड़ा सा बिगाड़ता है, लेकिन खैर ये सब हम लोग जैसे कई दिनों से मेंशन कर रहे हैं, 2 पहलू हैं, लिक्विडिटी और ये कोरोना वायरस के कंसर्न। किसी टाइम कोई हावी होता है, फिर लिक्विडिटी वापस परत उसकी लौटती हुई नजर आती है आपको। ठीक है, क्लोजली मॉनिटर करने की जरूरत होगी। अच्छा, हमारे यहां भी मैं पढ़ रहा था नीरज जी, वो झारखंड सरकार ने लॉकडाउन जो है 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। और इस सारे डेवलपमेंट्स के बीच में एक अच्छी खबर, मैं ओवर द वीकेंड कई जगह पढ़ रहा था, फिर डिटेल में देखा भी, वो रिवर्स माइग्रेशन की वापस शुरुआत हुई है। तो वो जो ट्रेनें आ रही हैं उधर से इधर इंडस्ट्रियल हब्स में, वो रिवर्स माइग्रेशन के इंडिकेशंस दे रही हैं, लोग लौट रहे हैं। ये अच्छी खबर है क्योंकि माइग्रेशन जो हुआ था उसके चलते वाकई धंधों पे बड़ा इंपैक्ट था। बाकी बड़ी चिंता की बात है। मैं कई सारे एग्जांपल्स दे सकता हूं जो मैंने भी महसूस करा, अभाव का, एक्सपर्ट जो होते हैं, जो लेबर्स मूव कर गए थे, वो सबकी दिक्कतें जो आई थी। खैर ये सब अपनी जगह। अब जरा फ्राइडे का मार्केट दिखाइएगा। वॉलेटाइल था, फाइनली हमने नियर डेज हाइज 0.9% के आसपास निफ्टी, 0.9% के आसपास सेंसेक्स में उछाल आता हुआ देखा। लेकिन अब ओवर द वीकेंड क्यूज थोड़े गड़बड़ा गए। ऐसे में हम लोग की रणनीति क्या होनी चाहिए, वीरू से समझ लेते हैं। वीरू, डेटा पॉइंट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं, मूड माहौल है कैसा, और हम लोग की आज स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, आपने जो बात कही ना कि कुछ फैक्टर्स हैं जो कि काफ़ी परेशान कर सकते हैं, लेकिन बड़ी चीज़ है आशीष कि मार्केट को लिक्विडिटी चेस कर रही है और वो डाउनसाइड ओपन होने नहीं दे रही है। मैं इंस्टीट्यूशनल फिगर से यहाँ पे फोकस करना चाहूँगा आशीष। 753 करोड़ रुपए की एफआईएस की सेलिंग थी, लेकिन उनका अगर आप डेरिवेटिव के डेटा देखें तो उन्होंने इंडेक्स भले ही थोड़ा बेचा हो, शॉर्ट ओपन करे हो, लेकिन लॉन्ग शॉर्ट का उन्होंने अच्छा कॉम्बिनेशन रखा। 35,000 कॉल और उसके अगेंस्ट 21,000 कॉल शॉर्ट, करीब 25,000 पुट लॉन्ग और उसके अगेंस्ट करीब 25,000 पुट शॉर्ट। आशीष, ये एक टिपिकल रेंज बाउंड मार्केट का बहुत बड़ा संकेत होता है। और डाउन साइड को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? कैश की बड़ी बाइंग, 1304 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग, स्टॉक फ्यूचर्स में 362 करोड़ रुपए की एफआईएस की बाइंग। तो ये बाजार एक रेंज बाउंड होने के संकेत दे रहा है, लेकिन इस रेंज में आशीष बाय करने की ही अप्रोच रहेगी। उसका बड़ा कारण बताता हूं। मैं जब बाय कह रहा हूं तो क्यों कह रहा हूं आशीष? इस वक्त अगर आप निफ्टी के चार्ट्स को देखें, शुक्रवार को निफ्टी ने इवन टेंडेमा नहीं छुआ, बैंक निफ्टी ने टेंडेमा से पुल बैक लिया। हम बड़े एवरेजेस के नीचे हैं, लेकिन वो एवरेजेस फ्लैट हो चुके हैं और छोटे एवरेजेस नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे हैं। इन्हें पॉजिटिव क्रॉसओवर्स बोलते हैं। तो इसीलिए मैं सेल की अप्रोच पे काम नहीं करूंगा। याद रखिए आशीष, आज का जो बेस है वो क्या होगा? निफ्टी का आज का बेस, कल का बेस और शुक्रवार का जो बेस था वो यही है, 10,160 और करीब करीब
10,150। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। इसके पीछे तर्क ये है, याद रखिए, मंथली और वीकली कॉन्ट्रैक्ट में 10 से लेकर 10,200 के बीच में करीब 82 लाख पुट खड़ी हैं, और ठीक इसी तरीके से 10,400 से 10,500 के बीच में बड़े कॉल राइटर्स खड़े हैं। तो अप्रोच क्या होगी समझ लीजिए। 10,150 का आपका स्टॉप लॉस होगा, बाय करना है, बाय ऑन डिप्स रखना है। वही एग्जैक्टली हर्डल पॉइंट होगा जो मैंने शुक्रवार को भी कहा था और जहां से बाजार घूमा, 10,410 और 10,438। यानी बाजार एक चैनल में है, नीचे 10,180, ऊपर 10,410, 10,438। बड़ा कोई मूव इंडेक्स में 10,438 के बाद ही आएगा, जो कि आपको करीब करीब 10,528 या फिर 10,560 की ट्रैजेक्टरी में ले आ सकता है। मेरे को मालूम है बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि रिस्क बढ़ा सकते हैं। अगर किसी भी सर्कमस्टेंसेस में 10,150 वॉलेट होता है तो अगेन याद रखिएगा, इस रेंज में बहुत पुट्स खड़ी हैं, तो आपको सिर्फ एक पुट लेके बैठना है, अदरवाइज पुट नहीं लेनी है। तो 10,160 क्रिटिकल है। निफ्टी बैंक आशीष यहां पे 21,800 और 22,050 एक रेजिस्टेंस है, बेस है करीब 21,010, 20,800। बाय ऑन डिप्स एसएल अगर आप देखें आपका 20,900 का रहेगा, 300-400 पॉइंट का 21,500 21,600 की ट्रैजेक्टरी में प्रॉफिट लेके निकल जाए। ये बाजार इस वक्त छोटी सी चैनल में बाय ऑन डिप्स के सिग्नल दे रहा है, छोटा सा ट्रेड करें और बाहर निकल जाएं। बड़े कमिटमेंट स्टॉक फ्यूचर्स पे रहे आशीष। तो ये बाजार दरअसल जो आप वीकनेस के साथ खुलने के इंडिकेशन दे रहा है, शायद अच्छे अपॉर्चून समय हो बाय ऑन डिप्स यानी कि गिरावट में खरीदारी करने की हिम्मत करने का। एक एंट्री पॉइंट शायद बाजार आपको आज भी देता हुआ नजर आए। 10,150 के स्टॉप के साथ एंट्री पाने की कोशिश करेगा किसी भी डिप्स में, इवेंचुअली 10,410, 438 तक के ऊपर आपको लक्ष्य हासिल होते हुए नजर आएंगे। अच्छा, आज के ट्रेडिंग बेट्स भी क्विकली स्क्रीन पर। डेरिवेटिव ट्रेडिंग रिसर्च .com का कहना है टीसीएस खरीदारी करें। फ्राइडे को आपको याद होगा इन्फोसिस ने क्या गजब की दौड़ लगाई थी, बाकी आईटी कंपनीज में भी उत्साह था। आज टीसीएस की शायद बारी, 5% फ्राइडे को, उसके ऊपर आज फिर तेजी, 2,200 के टारगेट्स टीसीएस हासिल करता हुआ शायद आपको नजर आए। मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज का टॉप पिक है पीवीआर, लेकिन सेल करने की कॉल है। 970 तक के टारगेट्स नीचे की तरफ यहां पे खुलेंगे, और आईडीबीआई कैपिटल का भी मानना है टाइटन में आप बिकवाली करके चलें, 911 के लक्ष्य। तो पीवीआर हुआ, टाइटन हुआ, इनमें आप बेच के चलें, और टीसीएस में एक खरीदारी करने का कॉल। अच्छा वीरू, वीकेंड पे एक और इंटरेस्टिंग हेडलाइन ग्रैब कर रही थी अटेंशन, वो टिड्डी दल का अटैक। अच्छा, उसमें मैंने गुड़गांव के वीडियोस देखे, दिल्ली के वीडियोस देखे, आपके नोएडा में भी नजर आए थे क्या? नहीं, नोएडा में अभी नहीं है, ईश्वर की कृपा से अभी नोएडा में नहीं है, वरना ढोल नगाड़े लेके हम भी निकलेंगे भगाने के लिए आशीष। गजब का है साल 2020। टिड्डी दल, कुछ नहीं तो टिड्डी दल का अटैक हर जगह परेशान कर रहा है, और कुछ नहीं तो बिहार में लाइटनिंग से देखिए कितने लोग की डेथ होती हुई नजर आई थी। और अब तो हम साल के मिड पॉइंट पे पहुंचे नहीं, खत्म होगा जब नीरज जी कह रहे हैं 30 जून से 1 जुलाई का ट्रांजिशन, तो इस कैलेंडर ईयर का मिड पॉइंट से हम पार करेंगे, आधा साल अभी और पड़ा है। दिक्कत भरा माहौल, लेकिन अब कई सारे स्टॉक्स हैं जो आज रडार पर रहेंगे खबरों की वजह से। वरुण आपको बताएंगे ओवर द वीकेंड कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आए और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट खबरें। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, सबसे पहले तो रिजल्ट्स की बात करते तो आईटीसी नंबर्स थोड़े मिले जुले टाइप है, क्योंकि अनुमान से मार्जिन और मुनाफा दोनों अच्छा है। मुनाफा 3797 करोड़ पे आया, जबकि अनुमान 3575 करोड़ पे था, और मार्जिन देखिए 38.4% पे आए, जबकि 37.4% का अनुमान था। प्रॉब्लम यह है कि कंपनी के जो सिगरेट वॉल्यूम थे उसमें करीब 10 से 11% का डिक्लाइन देखने मिला, जबकि अनुमान केवल 5 से 6% डिक्लाइन का था। तो ये एक निराशा है। होटल बिजनेस यहाँ 52% एबिट गिरा है, तो ये एक प्रॉब्लम है। हालांकि एक बात और अच्छी है कि डिविडेंड कंपनी ने दिया है 10 रुपये 15 पैसे का। हालांकि मार्केट मान के चल रहा था कि 8-10 रुपये के आसपास डिविडेंड आएगा, तो उसके आसपास ही डिविडेंड आया, तो ये एक अच्छी बात है। कोल इंडिया अनुमान से कमजोर नतीजे हैं, 27.2% मार्जिन का अनुमान था, 24.4% पे आए हैं। मुनाफा भी देखिए 5,440 करोड़ का अनुमान था, 4,626 करोड़ पे आया है। एनटीपीसी ग्रोथ जरूर देखने मिल रही है, लेकिन जितना अनुमान था ग्रोथ उससे थोड़ी कम है, क्योंकि हमारा अनुमान था 28.5% के आसपास मार्जिन आएंगे, मार्जिन 26.8% पे आए हैं, जबकि 21.2% से 21.9% से बड़े हैं। और एबिटा में भी करीब 57% की ग्रोथ हुई है, जबकि हम 60% के आसपास का ग्रोथ मान रहे थे। मुनाफा देखिए यहाँ 71% के आसपास का डिक्लाइन आया है, 1,250 के आसपास आया है, तो ये थोड़ा निराशा है। ग्लेनमार्क फार्मा के नतीजे काफी बेहतरीन है। यहाँ कंपनी के जो एबिटा है उसमें 28% की ग्रोथ, मुनाफे में करीब 36% की ग्रोथ,
एबिटा मार्जिन 14.2% से बढ़ के 16.8% पे आए हैं। और खबरें तो ये भी है कि जो रेमडेसिविर और फेविपिराविर जो कोविड की दवाई है उसको महाराष्ट्र सरकार यूज करने के लिए अप्रूवल दे सकती है। तो ग्लेनमार्क के लिए आज दिन काफी बेहतर रहने वाला है। पिरामल एंटरप्राइजेस फाइनली इसका जो फार्मा कारोबार है उसको कार्लाइल ग्रुप खरीद रहा है 3,700 करोड़ में। आईडीबीआई बैंक, ये आईडीबीआई फेडरल लाइफ में करीब 27% हिस्सा बेच रहे 595 करोड़ में। तो इसमें से 23% स्टेक जो है वो फेडरल लाइफ जो है एजेस को बेचेगा और 4% जो है फेडरल बैंक को बेचा जाएगा। जेट एयरवेज, यहाँ पे ब्रुकफील्ड ने इनके बीकेसी में 2 फ्लोर खरीदे हैं 490 करोड़ में। और सबसे आखिरी में एसएनपी की तरफ से थोड़ी चिंताजनक कमेंट्री है और या डाउनग्रेड है। इनका कहना है कि अगले कुछ दिनों में फाइनेंशियल सेक्टर में रिसेशन आ सकता है, ये एसएनपी का कहना है। और इन्होंने बजाज फाइनेंस को डाउनग्रेड किया है, श्रीराम ट्रांसपोर्ट को डाउनग्रेड किया है, मन्नपुरम फाइनेंस, पीएफसी, एक्सिस बैंक, इन सब की रेटिंग डाउनग्रेड की है। हालांकि इनकी जो आउटलुक है उसको नेगेटिव से अब स्टेबल कर दिया है, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन हाँ, अक्रॉस बोर्ड इतने जितने फाइनेंशियल्स है उनको उनकी जो रेटिंग्स है उसको डाउनग्रेड किया। तो ढेरों कंपनीज हैं जो आपके रडार पर रहेंगी खबरों की वजह से। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार आज की कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की टॉप बेट्स। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए अब फोकस करते हैं आज की कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की स्ट्रैटेजी पर। और स्ट्रैटेजीज हैं एंजल कमोडिटीज की तरफ से। गोल्ड अगस्त वायदा खरीदारी करने के मौके 48,600 के टारगेट्स के लिए। कच्चे तेल में लेकिन बिकवाली है, जुलाई वायदा को सेल करके चलें 28,820 के लक्ष्य यहां पर। और रुपया शायद आज ट्रेड में कमजोर होने जा रहा है, तो यूएसडी आईएनआर पेयर जुलाई का खरीदें 75.5 पे बाय इनिशिएट करें 76 के टारगेट्स, यानी कि 50 पैसा रुपया शायद कमजोर हो उन लेवल से। लेकिन चलिए, तो आज की स्ट्रैटेजीज हो गई। जाते जाते आपको बता दूं, सीएनबीसी आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक विशेष मुहिम इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स लेकर आए हैं, जिसका मकसद है निवेशकों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना। अगर आपको कोई कहता है कि एक दिन में शेयरों में ट्रेड कर आप लाखों कमा सकते हैं, तो आप थोड़ा सतर्क हो जाएं। बाजारों में लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन निवेशकों के लिए है, ट्रेडर्स के लिए नहीं। अगर निवेश लक्ष्यों के प्रति सजग रहें और एक मौलिक रूप से मजबूत पोर्टफोलियो बनाएं, एक बार निवेश करने के बाद अपने पोर्टफोलियो के साथ बार बार छेड़छाड़ ना करें। शेयर बाजारों में उतार चढ़ाव आम है और जो लोग लंबी अवधि में निवेश करते हैं वे अधिक लाभ कमाते हैं। चलिए, इस नोट पर आज के मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार एक्शन पैक 20 बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज स्टॉक 2020 में। नमस्कार।